हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2025 इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। बने रहिए आज के इस सेशन में। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा जीडीपी, यानी कि जीडीपी किसे कहते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या शामिल नहीं होता? फर्स्ट ऑफ ऑल सरकारी खर्च, सेकंड घरेलू सेवाएं, थर्ड बेजोड़ वस्त्र, या फिर विदेशों में निवेश। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे विदेशों में निवेश, क्योंकि जो जीडीपी होती है, जीडीपी एक वर्ष की समयावधि में जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका जो बाजार मूल्य होता है, और जो घरेलू सीमाओं के भीतर, एक देश की सीमाओं के भीतर जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वही क्या कहलाते हैं? जीडीपी कहलाता है। इसमें जीडीपी में विदेशों में जो निवेश होता है वो शामिल नहीं किया जाता है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मार्क के कानून के अनुसार, यानी कि मार्क के नियम के अनुसार कीमतें और मार्क के बीच क्या संबंध है? कीमत और मार्क के बीच में जो संबंध पाया जाता है वो पाया जाता है यहाँ पे प्रत्यक्ष संबंध, विपरीत संबंध, कोई संबंध नहीं है, या फिर अस्थिर संबंध। तो जो मांग और कीमत है उसके बीच में पाया जाता है विपरीत, यानी कि इसे ही बोलते हैं ऋणात्मक संबंध। ऋणात्मक संबंध मीन्स की अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांग में कमी आती है। देन इसके अपोजिट, यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसके मांग में क्या होती है? विपरीत, उसके मांग में कमी आ जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? विपरीत संबंध, यानी कि ऋणात्मक संबंध कहा जाता है। किसी वस्तु की मांग और कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जो जो मांग बढ़ेगी कीमत क्या होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। अगर मांग कम होगी तो कीमत भी क्या होगी? कम होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यानी कि महंगाई की मुख्य वजह क्या है? ये मुद्रास्फीति की जो मुख्य वजह होती है क्या होती है? उत्पादन में वृद्धि होती है, या फिर मांग में वृद्धि होती है, निर्यात में कमी होती है, या आय में कमी होती है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा मांग में वृद्धि। अगर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, यानी कि किसी वस्तु के ज्यादा उपभोक्ता होंगे, तो उसका ऑब्वियसली उसकी प्राइस में भी क्या होगी? वृद्धि होगी और महंगाई बढ़ेगी। तो मांग में वृद्धि होने से ही महंगाई की जो वृद्धि होती है और मांग बढ़ने की मुख्य वजह होती है। अब हम नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि एकाधिकार, यानी कि जिसे बोला जाता है मोनोपोली, का क्या अर्थ है? एकाधिकार में कई विक्रेता होते हैं, एक विक्रेता होता है, या फिर कई खरीदार होते हैं, या सीमित विकल्प होते हैं। तो इसमें जो एकाधिकार होता है, एकाधिकार मीन्स जहां पर एक ही व्यक्ति का वहां पे क्या है? आधिपत्य है या अधिकार है, उसे क्या बोला जाता है? एकाधिकार बोला जाता है। तो एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होता है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अब हम नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। विकास का अर्थ केवल जीडीपी वृद्धि करना है, या फिर विकास में सामाजिक कल्याण शामिल है, या फिर वृद्धि में केवल रोजगार शामिल है? तो विकास में सामाजिक कल्याण भी शामिल होता है। आर्थिक विकास और वृद्धि में जो अंतर होता है उसमें क्या होता है? विकास में सामाजिक कल्याण भी शामिल है। सामाजिक कल्याण मीन्स की जो समाज होता है उसकी जो हेल्थ और कल्याण होता है, या फिर एजुकेशन होता है, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत इंक्लूड की जाती है। तो उसका विकास में सामाजिक कल्याण भी निश्चित रूप से सम्मिलित होता है। अब हम नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि जो बेरोजगारी कि किस प्रकार में अस्थायी रोजगार की कमी होती है। तो बेरोजगार के कई प्रकार पाए जाते हैं, उसमें से ऐसा कौन सा प्रकार है कि जिसमें अस्थायी रोजगार की कमी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल संगठनात्मक बेरोजगारी, दूसरी है चक्रीय बेरोजगारी, या फिर सामयिक बेरोजगारी, या सभी प्रकार की बेरोजगारी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पे सामयिक बेरोजगारी। अब बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी वह कंडीशन होती है जिस कंडीशन में एक व्यक्ति योग्य होने के बावजूद और कार्य करने में सक्षम होने के बाद भी उसको कोई रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे बोला जाता है बेरोजगार। तो बेरोजगार में अस्थायी रोजगार की कमी कब होगी? जब सामयिक बेरोजगारी होगी, उस कंडीशन में अस्थायी रोजगार की कमी पाई जाती है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जब किसी उत्पाद की कीमत घटती है तो उसकी मांग क्या होगी, सामान्यतः बढ़ती रहेगी या फिर घटती रहेगी, स्थिर रहती है या अप्रभावित होती है। तो जिसका राइट आंसर रहने वाला है वो है यहाँ पे बढ़ती रहेगी। अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उसको ऑब्वियसली कोई गरीब से गरीब बंदा भी इसको क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, और उसकी मांग में ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के बाद इसकी मांग में वृद्धि होती है, यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे विदेशी मुद्रा दर यानी कि एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है। दो देशों की मुद्रा के बीच मूल्य, घरेलू बाजार में मूल्य, वस्तुओं की कीमत, सेवाओं की लागत। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे वो रहेगा दो देशों की मुद्रा के बीच के मूल्य यानी कि विदेशी मुद्रा दर यानी कि एक्सचेंज रेट। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दो देशों की मुद्रा के बीच का मूल्य। जैसे अमेरिका और इंडिया के मूल्य में जो बिटवीन जो संबंध पाया जाएगा यानी कि तो वही क्या कहलाएगा, हमारा दो देशों की मुद्राओं के बीच के मूल्य कहलाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल टैक्स बढ़ाना, सरकार के खर्च को नियंत्रित करना, या फिर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना, या विदेशी निवेश को बढ़ाना। तो इसका जो राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना। तो सी विल बी राइट आंसर, इसका सी आंसर यहाँ पे राइट रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि जो मुद्रास्फीति होती है, मॉनेटरी इन्फ्लेशन किस स्थिति में होती है, कीमतों में गिरावट होने पे, पैसों की आपूर्ति में वृद्धि होने पर, आय में वृद्धि होने पर, या फिर निर्यात में कमी होने पे। तो जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति मीन्स जिसमें कीमतें क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है यानी कि मुद्रा महंगी हो जाती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे मुद्रास्फीति की स्थिति कब पैदा होगी, जैसे कि पैसों की आपूर्ति में वृद्धि होगी, तो वही क्या कहलाएगी, हमारी मुद्रास्फीति कहलाएगी। मुद्रा का इसमें जो मुद्रा का महत्व होता है एकदम जीरो हो जाता है, यहाँ पे मुद्रा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती और कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, तो वही क्या कहलाती है, हमारी मुद्रास्फीति कहलाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा वस्तु सार्वजनिक वस्तु यानी कि पब्लिक गुड नहीं है, सड़क, शिक्षा, पुलिस, या फिर रोटी। तो यहाँ पे सार्वजनिक वस्तु की बात की गई है। सड़क ऑब्वियसली गवर्नमेंट के द्वारा बनी होती है, उसमें गवर्नमेंट का क्या होता है, स्वास्थ्य पाया जाता है। शिक्षा भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है और पुलिस सेवा भी गवर्नमेंट सेक्टर है। तो ये तीनों क्या होंगे, हमारे सार्वजनिक वस्तु के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे रोटी जो है वो सार्वजनिक गुड्स के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उपभोक्ता अधिशेष यानी कि कंज्यूमर सरप्लस का क्या अर्थ है, खरीदी गई वस्तु की कुल लागत, उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत और वास्तविक मूल्यों के बीच का जो अंतर है वो है, या फिर कुल उपभोक्ता खर्च है, या फिर सरकार का राजस्व खर्च है। तो जो उपभोक्ता अधिशेष होता है यानी कि कंज्यूमर सरप्लस होता है, इसका अर्थ होता है उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत और वास्तविक मूल्य के बीच का जो अंतर होता है उसी को क्या बोला जाता है, उपभोक्ता अधिशेष यानी कि कंज्यूमर सरप्लस बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक संकट के प्रमुख कारण क्या है, उच्च बेरोजगारी, या फिर वित्तीय अस्थिरता, घटती मांग, या फिर सभी। उच्च बेरोजगारी भी आर्थिक संकट का एग्जाम्पल होगा। वित्तीय अस्थिरता यानी कि जो वित्तीय कंडीशन है स्टेबल नहीं है वो भी क्या होगी, आर्थिक संकट का एक कारण होगा। घटती हुई मांग भी आर्थिक कारक का एक कारण होगा। तो ये सभी जो है उपरोक्त सभी डी विल बी इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, खेल सिद्धांत का उपयोग किसमें होता है, व्यक्तिगत निर्णय लेने में, प्रतियोगी रणनीति के विश्लेषण में, या फिर केवल गणित में, सामाजिक विज्ञान में। यानी कि जो खेल सिद्धांत है, गेम थ्योरी का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रतियोगी रणनीति के विश्लेषण में। यहाँ पे बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रतियोगी रणनीति के बीच में जो रणनीति के विश्लेषण में क्या करते हैं, गेम थ्योरी का उपयोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो लागत है, कॉस्ट के किस प्रकार में स्थायी और परिवर्तनशील लागत शामिल नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, या फिर सीमा लागत, या फिर सभी प्रकार का। तो जो लागत है यानी कि कॉस्ट है उसमें किस प्रकार की स्थायी और परिवर्तनशील लागत शामिल नहीं होती, तो कुल लागत में क्या नहीं होती, लागत के स्थायी और परिवर्तनशील लागत शामिल नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ये विल बी राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे,
आयात शुल्क यानी कि टैरिफ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आयात को बढ़ावा देना, घरेलू उद्योग की सुरक्षा करना, केवल विदेशी कंपनियों को लाभ देना या फिर घरेलू उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाना। तो जो आयात पर शुल्क है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है घरेलू उद्योग की सुरक्षा करना, यानी कि घरेलू उद्योग यानी कि देश के अंतर्गत जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उद्योग किया जाता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? घरेलू उद्योग कहते हैं। तो जो आयात शुल्क का मुख्य उद्देश्य है वो होता है घरेलू उद्योग की सुरक्षा करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए किस नीति का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति या फिर व्यापार नीति या फिर सामाजिक नीति। तो जो महंगाई दर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जिस नीति का उपयोग किया जाता है वो होता है मौद्रिक नीति, यानी कि बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जनसंख्या वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या फिर हमेशा नकारात्मक पड़ेगा? यह स्थिति पर निर्भर करते हैं या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे सी विल बी राइट आंसर। यह स्थिति पर निर्भर करता है कि जनसंख्या वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर नुकसान हो रहा है या फिर उसको लाभ पहुंच रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सी विल बी राइट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे मापा जाता है? काम करने वाले लोगों की संख्या से, कुल जनसंख्या से, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और श्रम बल के बीच अनुपात से या फिर केवल सरकारी आंकड़ों से? जो बेरोजगारी दर है यानी कि किस देश में कितने बेरोजगार वर्ग है इसको नापने के लिए हम क्या करते हैं? बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और श्रम बल के बीच के अनुपात से बेरोजगारी दर को निकालते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी इज ए राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक विकास के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, तकनीकी विकास या फिर सभी कारक समान रूप से महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सभी कारक समान रूप से महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास के लिए कौन से कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो प्राकृतिक संसाधन भी इंपॉर्टेंट है, मानव संसाधन भी इंपॉर्टेंट है और तकनीकी विकास भी इंपॉर्टेंट है। तो जो सी डी इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने आज यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करिए और इससे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।